लेकिन इसको यह मालूम नहीं था कि हैदराबाद में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरा है, कोई भी क्रिमिनल यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते बाहर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोविड-19 के चलते मुंतखब आज़मीन हज ने मक्का मुकरमा के करीब मैदान अरफात में आज वकूफ किया और इस तरह उनका फरीज हज अदा हो गया। बिलमुम जहां हर साल दुनिया भर से 25 लाख मुसलमान हज अदा करते हैं, इस साल सिर्फ 10,000 के लगभग मुसलमानों को हज की शहादत नसीब हुई है। मैदान अरफात में जहां हाजी जमा थे, मौसर इंतजाम किए गए थे। मुक़ीम सेहत की मोबाइल वैन भी वहां रखी गई थी। हाजियों ने नमाज ज़ोहर और नमाज असर मिलाकर अदा की और इससे कबल हज का खुतबा हुआ। सऊदी अरब की उलमा काउंसिल के सीनियर रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने आज अपने खुतबे हज में कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात और मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। मैदान अरफात की मस्जिद नबरा से अपने खिताब में उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो हर हाल में अल्लाह की हम्द व सना करते रहें और उसका शुक्र बजा लाएं। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हालात हैं वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और इसको इबादत व रियाजत के जरिए ही टाला जा सकता है। वकूफ़ अरफात के बाद हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए, जहां वो आज रात कंकरियां चुनेंगे और कल सुबह तुलू आफ्ताब के साथ ही रमी जमरात के लिए रवाना होंगे। अय्याम हज जिसका आगाज 28 जुलाई को हुआ था, 2 अगस्त को इख्तिताम अमल में आएगा। मैदान अरफात के अलावा बिना में भी जहां आज़मीन हज का क़याम है, वसीतर इंतजाम किए गए हैं। मक्के मुअज़्ज़मा में खाने काबा का कल रात गिलाफ तब्दील किया गया। जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूर मस्जिद अल हरमैन के स्टाफ ने यह सालाना रस्म अंजाम दी। मस्जिद अल हराम के उमूर के नायब सरबराह अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी ने बताया कि किस्वा के चारों को इस तरह तैयार किया गया है कि उन्हें चारों तरफ से उठाया जा सकता है। उन्हें बताया कि गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल हतीम से किया गया। गिलाफ काबा आला किस्म के सिल्क के कपड़े से तैयार किया गया है, जिसका वजन 670 किलो है। बताया जाता है कि उसके लिए 120 किलो तलाई और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 200 अफराद गिलाफ मुबारक की तैयारी के काम में मसरूफ थे। वादे के मुताबिक रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डीरामारों ने आज अपनी तरफ से 6 एम्बुलेंस का अतिया मुक़ीम सेहत को दे दिया। ये एम्बुलेंस कोविड-19 के चलते मरीजों की मुंतकिली के काम में इस्तेमाल में आएंगी। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, वजीर तामीरात आमा प्रशांत रेड्डी, वजीर अखिलती उमूर के ईश्वर, वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव, रुकन असम्बली बी सुमन, मुक़ीम सेहत के अहदेदारों के अलावा KT रामाराव की बीवी और बेटी भी मौजूद थे। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने वरगल मंडल में एक दलित नर्स की कोविड-19 से मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने फौरी तौर पर 2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया की मंजूरी दे दी और कहा कि मुतवफ़ी नर्स की लड़की के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। असम्बली हल्के कारवान के लिए कोविड-19 के टेस्टिंग की मोबाइल बस अलॉट की गई है। इस बस के जरिए MD लाइन्स और टोली चौकी में आवाम के कोविड टेस्ट किए गए। मजलिस असम्बली कौसरउद्दीन ने इस बस का अफ्ताह किया और मीडिया को बताया कि ये बस लंगर हाउस, हकीमपेट, जियागुड़े में भी दस्तियाब रहेगी। इस मौके पर गोलकुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डॉक्टर अनुराधा के अलावा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज खान पठान, हारून फरहान वगैरह भी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद की रियासती यूनिट ने अपने इजलास में पुलिस की जानिब से गौ रक्षकों की गिरफ्तारियों की मजम्मत की और कहा कि पुलिस बकरीद के मौके पर गायों की कुर्बानी को रोकने में नाकाम हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के रियासती यूनिट के सदर रामा राजू, जनरल सेक्रेटरी भंडारी रमेश
और कन्वीनर सुभाष चंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर गायों की कुर्बानी को रोकने के बजाय हुकूमत वीएचपी के कारकुनों को हिरासत कर रही है। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर पार्टी की खातून कारकुन कोविड-19 के चलते मुकहमे सेहत, जीएचएमसी, पुलिस और दवाखानों के मर्द अमले को राखी बांधेगी और इनकी खिदमत की इस तरह सराहना की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदुओं से अपील की कि वो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजा के मौके पर अपने अपने घरों पर तीसरा झंडा लहराएं। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने रिट डाली वो कौन? आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, के मोहम्मद जिन्होंने वहां पर खुदाई की थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? उन्होंने साफ लिखा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका नाम नहीं लिया क्योंकि इनकी कोई वैसी स्थिति नहीं है देश भर के अंदर। हैदराबाद से बाहर क्या है? उन्होंने साफ लिखा कांग्रेस और कम्युनिस्ट अगर न होते तो ये मंदिर कभी का बन जाता। यही बाधा डाल रहे हैं, यही रोक रहे हैं। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, ये अब भी बाज नहीं आ रहे। इनको कैसे बुलाया जा सकता है? इनमें अगर शर्म होगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, फिर कभी जाए। राम के दरबार में किसी को बुलाया नहीं जाता। जिसके मन में श्रद्धा है वो अपने आप जाता है। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती सेक्रेटरीट की नई इमारत से मुतालिक डिजाइन का कल जायजा लिया और इसमें बास तब्दीलियां लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हर फ्लोर पर एक डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल के अलावा विजिटर्स के बैठने के लिए माकूल जगह की फराहमी की हिदायत दी। इजलास में वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे दुदार भी शरीक थे। मजलिस असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज पेंशनपुरा कब्रस्तान का दौरा किया और मुतसिल ईदगाह की सफाई के काम का भी मुआयना किया। उनकी हमरा नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, रंगरस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउद्दीन सिद्दीकी और दूसरे मजलिसी कारकुन भी थे। असम्बली हल्के राजेंद्र नगर से मजलिस के नाकाम उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने आज असम्बली हल्के गोशा माइल के कई इलाके जात बशमूल बेगम बाजार फिलखाना का दौरा किया। उन्होंने वहां के बल्दी मसाइल का जायजा लेते हुए बल्दी अहदेदारों को इनकी आजलाना इक्सू की हिदायत दी। इनके हमरा कॉर्पोरेटर जफर खान के अलावा वाटर वर्क्स और बर्की बोर्ड के अहदेदार भी थे। दवाखानों को मरीजों की मुंतकली के लिए 3 NGOs हेल्पिंग हैंड, सफा बैतुल माल और SS फाउंडेशन ने 14 एम्बुलेंस फराहम की हैं। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अखिल तैमूर AK खान ने इन एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाई और हेल्पलाइन नंबर 7569600800 जारी किया। AK खान ने इन रज़ाकाराना तंजीमों के जज्बे की सिताइश की। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मिर्जा फेरोज बेग ने बताया कि दवाखानों को मुंतकली के लिए मामूली चार्जेस लिए जाएंगे, अलबत्ता मुस्तहिक और गरीबों को यह सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। इन गाड़ियों में 2 एम्बुलेंस को मैयतों की मुंतकली के लिए मुख्तस किया गया है। केसेस जाहिर है कि बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इनके साथ ही साथ वो उसी प्रपोर्शन में कोई ना कहीं ना कहीं इंतकाल होते जा रहे हैं। इनके जो फैमिलीज हैं, इनको मदद करने के लिए और जब वो फिनरल करना है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। आज कहाँ लेके जाके दफनाना है और किस तरह से लेके जाना है, ये सब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बाकी रह जाते हैं उनके लिए भी कोई परेशानी और उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोग खौफ में हैं, डर में हैं, साथ ही साथ जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसमें शिरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे सूरत हाल में आज 4 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हैं और सफा बैतुल माल जी, एक्सिस फाउंडेशन और SDIF ये सब मिलकर जो 14 एम्बुलेंसेस और 2 गाड़ियां ऐसे रखे हैं कि कब्रिस्तान तक लेके जाने के लिए अच्छी तरह जो स्टाफ जो है वो ट्रेंड है। उनको PPE किट्स भी दिए गए हैं। जिस तरह से उसको एहतियात करना है, वो सब प्रिकॉशंस लेते हुए किस तरह से काम अंजाम देना चाहिए, उस तरह देने के लिए सारी सहूलतें हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये खिदमत खल्क है और इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज़ को जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे।
इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर भी रखे हैं, उसमें एक हेल्पलाइन भी है। वो हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करने पर कंट्रोल रूम से सब डायरेक्ट करते हुए जो हॉस्पिटल तक जिसको लेके जाना है उसके लिए गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस हैं, और खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो फ्यूनरल राइट्स के लिए ले जाने के लिए भी गाड़ियां तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने बोयनपल्ली में गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन बीटिंग वसूल करने वालों के अड्डे पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3,15,000 रुपए की नकद रकम, 3 मोबाइल फोन और नोटबुक्स जब्त किए गए। मुलजिमिन के नाम 44 साल राजेश कुमार और 34 साल नागेश बताए गए। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने जोशीवाड़ी में एक शराब की दुकान पर धावा करते हुए 12,000 रुपए मालियती गुटखा और जर्दा जब्त किया। इस सिलसिले में 48 साल विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसे चायनाथगंज के हवाले कर दिया गया। सिटी पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए रहजनी की वारदात में मुलविस एक बैन रियासती रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूना का मुतवत्तिन शंकर राव काटेदन में रहता था और उसने लंगर हाउस, संजवाड़ी नगर और काचुगड़ा पुलिस स्टेशनों के हदूद में रहजनी की कई वारदातें अंजाम दी थी। उसके पास से 55 तोले तलाश जेवरात और एक बजाज पल्सर बाइक भी जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शंकर राव महाराष्ट्र में भी रहजनी की 47 वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस लाइसेंस प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू करेगी और ऐसी गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर स्टेट चेन स्नैचर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। ये क्रिमिनल शंकर राव बिरादर, जो कि पिछले 1 महीने के अंदर एक बाइक और 2 चेन स्नैचिंग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन और एसआर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कमिट किए थे। ये तीनों केस डिटेक्ट हुए और इसके पास से ये बाइक और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। 2 गोल्ड चेन जो मंगलसूत्रम है जिसका वेट 5.5 तोला है और एक बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक। ये ओरिजिनली शंकर राव लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी कुछ समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में काठेडान वहां रहता है। इसका बड़ा यूनिक एमओ है, एक बाइक चोरी करके 4-5 एरिया को रेकी करता है और रेकी के दौरान जहां लोग थोड़ा अलर्ट नहीं है, जहां इसको स्नैचिंग करना आसान दिखता है, वहां ये स्नैचिंग का अटेम्प्ट करता है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि हैदराबाद में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरा है, कोई भी क्रिमिनल यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते बाहर। हमारे टास्क फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती और लोकल पुलिस मिलकर इसको 1 वीक के अंदर अरेस्ट करे। इसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 47 केसेस, जिसमें कि 33 चेन स्नैचिंग और 14 बाइक स्नैचिंग का केसेस है, जिसमें 20 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र के, डेक्कन, अलंकार, स्वरगेट, भारती विद्यापीठ, चतुर्शृंगी, कोंडावा, विश्रम बाग और सबसे ज्यादा की ये एरागड़ा सेंट्रल जेल पुणे में भी जेल का सजा काट चुका है और अभी हाल में जून 2020 को रिलीज होकर आया और इस बार ये सोचा कि हम हैदराबाद में क्राइम करेंगे। तो हैदराबाद में इसका गिरफ्तारी हुआ और अब हमारे एडिशनल डीसीपी इसके ऊपर पीडी एक्ट भी प्रिपेयर करने का प्लानिंग कर रहे हैं। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने पारामाउंट कॉलोनी में वाक़े आरा रेसिडेंसी के एक फ्लैट पर धावा करते हुए खैबागिरी के रैकेट को बेनकाब किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकृष्णन के मुताबिक ऑर्गेनाइजर दीपक शर्मा और सब ऑर्गेनाइजर सुकुराम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अड्डे का अहम ऑर्गेनाइजर दीपचंद मफरूर है। पुलिस ने एक ग्राहक 30 साल रोशन यादव और 2 लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि दीपचंद अपने 2 साथियों के हमरा
एक अरसे से इस फ्लैट में अड्डा चला रहा था। वो जिनसी कारोबार में मले हुए लड़कियों को हर हफ्ता 15 से 20 हजार रुपये दिया करता था, जबकि वो खुद ग्राहकों से 3 से 5 हजार रुपये वसूल करता था। मुलजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस बंजाराइल के हवाले कर दिया गया। नारायणपेट के मसाजिद के लिए आज मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सैनिटाइजर स्टैंड्स और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर यादगिरी गौड़, स्पेशल ऑफिसर कोविड-19 जयपाल रेड्डी और इंस्पेक्टर पुलिस श्रीकांत रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। अब्दुल सलीम एडवोकेट, मोहम्मद नाजिम मूसा, रियाज रंगरेज, मौलाना फारूक बिन मखाशिन, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल अजीज और दूसरों ने सोसाइटी के जिम्मेदार मोहम्मद गौस की सिताइश की। हाफिज मोहम्मद तकी ने शुक्रिया अदा किया। अब जबकि ईद उल जुहा के लिए 2 दिन बाकी रह गए हैं, शहर में बकरों की अदम दस्तियाबी एक मसला बनी हुई है। जगुड़ा मंडी के एक व्यापारी अब्दुल रशीद ने बताया कि शहर के व्यापारी राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी रियासतों से बकरे लाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों को महाराष्ट्र की सरहद पर रोक दिया जा रहा है। तेलंगाना की सरहद पर भी लाने में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जिसकी वजह से कई जानवर सड़क पर ही मर जा रहे हैं। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि अगर यही सूरत रही तो ईद के मौके पर बकरों की कीमत बहुत गिरा होगी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम रशीद है, जियागुड़ा रशीद बोलते हैं मेरे को। और आपसे गुजारिश ये है कि हुकूमत से कि अब इस वक्त कोरोना वायरस से आवाम बहुत परेशान है। इस हालत में क़ुरबानी देना बड़ा मसला हो गया है और ऐसे हालात में बकरों का आना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से जो माल आता है वो आने के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर पे माल रुक के उसमें से कई 4 दिन 40 घंटे सफ़र करने के बाद में माल रुकने की वजह से बकरे मर जा रहे और व्यापारी बहुत परेशान है। अगर वो महाराष्ट्र बॉर्डर के बकरे महाराष्ट्र से पास हो गए तो तेलंगाना में आने के बाद में उसका कुछ हल निकलता, वो बकरे व्यापारी कुछ बेच के अपने रोज़ी रोज़गार चला लेता। अब मरने की वजह से व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल में है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए और गवर्नमेंट से हमारी भी गुजारिश है कि इसके लिए कुछ करे तो मार्केट में कुछ रेट कम होता, वरना मार्केट में बकरीद के मौके पर रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आवाम भी परेशान हो जाएंगी, इसमें हर एक को मुश्किल हो जाएंगी। तेलंगाना से गुजारिश है कि ज़रा इसके ऊपर गौर और फिक्र करें। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने रियासती वज़ीर सहित ईटाला राजेंद्र पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के मरीजों के इलाज मालजे में भारी बिलिंग करने वाले खानगी दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। महेश्वरम के एक राजेश रेड्डी के ट्वीट के जवाब में, जिसमें उसने शिकायत की थी कि उसके माँ, बाप और भाई कोविड-19 से फौत हो गए और खानगी दवाखानों ने इलाज के नाम पर उससे भारी रकम ऐंठ ली, के टी रामाराव ने यह हिदायत जारी की है। विकाराबाद म्यूनसिपलिटी की चेयरमैन आर मंजूला के रवैये के खिलाफ काउंसलरों और कांग्रेसी कारकुनों ने आज बल्दिया के दफ्तर पर धरना दिया। कांग्रेस पार्टी के काउंसलर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि उन हलकों में जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब हुए, तरक्की कामों के लिए रकम मुख्तस नहीं की जा रही है। चेयरमैन से कई बार इस सिलसिले में शिकायत भी की गई, लेकिन वो इंसाफ करने के बजाय टीआरएस की तरफदारी कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिर्फ टीआरएस के हलकों के लिए चेयरमैन रुकुमात मुख्तस कर रही है। ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అయ్యా ప్రెస్ సోదరులారా, మీకు అందరికీ నేను చెప్పడం ఏంటంటే, మా వికారాబాద్ పట్టణంకు, వికారాబాద్ మున్సిపాలిటీకి 3 కోట్ల చిల్లర, 3 కోట్ల 6 లక్షల చిల్లర మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫండ్ రావడం జరిగింది। మరి ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫండ్లో ఏ విధంగా చేసినారంటే, నేను క్లియర్గా ఇక్కడ రాసుకొని వచ్చినాను। ఈ ఎస్సీలకైతేనేమో ఎస్సీ వాళ్ళల్లో 1,26 లక్షలు, జనరల్ వాళ్ళల్లో 1,38 లక్షలు ఈ విధంగా వాళ్ళ ఎజెండాలో పొందుపరచడం జరిగింది। మరి ఈరోజు నేను చైర్మన్ గారిని, కమిషనర్ గారిని ఒకటే క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాను, అసలు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అనేది ఎందుకు జరిగింది? మీకేమైనా దాని మీద అవగాహన ఉందా? మరి అవగాహన ఉంటే మరి ఈ విధంగా ఎందుకు చేసినారు? ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అంటే ఎందుకు జరిగిందనంటే, ఇంతకుముందు కామన్గా ప్రజలందరూ ఉన్నప్పుడు ప్రజల ఉన్న ఇంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు, ఇంత ఫండ్ అవసరం అని చెప్పి గవర్నమెంట్ 14 ఫైనాన్స్ 15 ఫైనాన్స్ లేకపోతే జనరల్ ఫండ్ ఆ విధంగా వసూలు చేసి డెవలప్మెంట్ చేసేవారు। అయితే కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి మా మాజీ మంత్రులు ప్రసాద్ కుమార్ గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు వారి అధ్యక్షతన ఆ రోజు ఎస్సీ సప్లాన్ చేయడం జరిగింది। మరి సప్లాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎందుకంటే మనం సపోజ్ వికారాబాద్ పట్టణంలో 1 కోటి పాపులేషన్ ఉంటే దానికి మేమైతే ఎంత పాపులేషన్ ఉన్నామో ఆ పాపులేషన్ ప్రకారంగా మాకు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫండ్స్ ఇవ్వాలి। మాకు ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫండ్స్ కేటాయించిన తర్వాత మా ప్రాంతాలలోనే, అంటే మా ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి ఆ వార్డుల్లోనే అక్కడ ఆ ఫండ్ పెట్టాలి, అప్పుడు అక్కడనే డెవలప్మెంట్ చేయాలి। ఎందుకంటే మీరు ఎస్సీ సప్లాన్ కంటే ముందు ఫండ్స్ వస్తే మీ జనరల్ ఏరియాలోనే పెట్టుకుంటున్నారు, మా ఎస్సీ ఎస్టీ వార్డులో పెట్టట్లేదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది।
మరి ఈరోజు 3 కోట్ల చిల్లర ఎస్టీఎస్ సప్లాన్ వస్తే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైర్మన్ గారు ఇంకా వారి పైన ఉన్నటువంటి పెద్ద నాయకులందరూ కూడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి 1,38,00,000 జనరల్ వాటాలో పెట్టి మళ్ళీ కేవలం 1,26,00,000 మాత్రమే ఈ ఎస్సీ/ఎస్టీ వాటాలో పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మొన్న మనకు కొత్త మున్సిపల్ అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ అన్ని కూడా ఒక 6 గ్రామ పంచాయతీలు వికారాబాద్ మున్సిపల్లో విలీనం కావాలి. 4 వార్డుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎస్సీ/ఎస్టీలను ఫస్ట్ చూసుకొని వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఫండ్ను ముఖ్యంగా ఫస్ట్ వాళ్ళ వార్డులోనే పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఈ ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయంటే ఎక్కడైతే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నదో ఎస్సీ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఇచ్చేసి ఎస్సీ మహిళ కానీ ఎస్సీ జనరల్ కానీ, అదేవిధంగా ఎస్టీ పాపులేషన్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఎస్టీ జనరల్ కానీ లేకపోతే ఎస్టీ మహిళ హాని ఇచ్చింది. మరి ఈ ఎస్సీ/ఎస్టీ ఫండ్స్ తీసుకుపోయి ఆ వార్డులో పెట్టకుండా జనరల్ వార్డులో పెట్టి ఈ ఎస్సీ/ఎస్టీ ప్రజలందరూ కూడా పూర్తిగా అన్యాయం చేస్తున్నారు. ముందే వాళ్ళు అన్యాయం ఉన్నారంటే ఇంకా వాళ్ళని తుంగలకు తొక్కడం, ఇంకా పూర్తిగా వాళ్ళకి అన్యాయం చేయడం జరుగుతున్నది. దీని మీద మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునేది లేదు. తప్పకుండా కలెక్టర్ గారికి, డిఎంఏ గారికి, ఈ ఎస్సీ కమిషన్కు, ఎస్టీ కమిషన్కు తప్పకుండా మేము కంప్లైంట్ చేస్తాం. మీరు తప్పకుండా వీళ్ళ మీద కేసులు బుక్ చేసే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా మురళి అని చెప్పి మా కౌన్సిలర్ యువకుడు 20వ వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్గా గెలిచిండు. మరి ఆయన వికారాబాద్ పట్టణంలో బీద ప్రాంతం అంటూ ఉంటే అదే ఫస్ట్ ప్రియారిటీకి వస్తుంది, అదే మొదటి ప్లేస్లోకి వస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా టోటల్ లేబరు, పండ్లు అమ్ముకుంటే వాళ్ళు, చిన్న వ్యాపారస్తులు మాత్రమే అక్కడ ఈ రాజీవ్ గురుకల్పలో నివాసం ఉంటున్నారు. మరి అక్కడ ఆయనకు ఏ విధంగా అన్యాయం చేశారంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్స్ దగ్గర 30 లక్షలు పెట్టి మరి ఆయన దగ్గర ఒక ఎస్సీ కౌన్సిలర్ అనో లేకుంటే మరి ఆయనకు అక్కడ బీద వాళ్ళు ఉన్నారు, పూర్తిగా వాళ్ళని ఇంకా బీద వాళ్ళు చేయాలి, పూర్తిగా వాళ్ళను మోరీలకు తొక్కేయాలి, కిందకి తుంగలకు తొక్కేయాలనే ఉద్దేశంతో కానీ మరి 3 లక్షలు పెట్టి ఈరోజు ఆయనకు అవమానపరచడం అంటే ప్రతిపక్షాలంటే మీకు అంత చిన్న చూపు ఎందుకు? మరి మీరు చాలాసార్లు భాషలు ఇచ్చినారు, చాలాసార్లు స్పీచ్లు ఇచ్చినారు. ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మీ చైర్మన్ గారు కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము అంతా కూడా మీకు అన్యాయం చేసేది లేదు, అందరినీ కలుపుకొని తీసుకొని పోతాం, ఎప్పుడు కూడా మీకు అన్యాయం చేయం. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ టైంలో మనం అందరం కూడా పార్టీలు చూసుకోవాలి, అందరం ఇప్పుడు గెలిచినాం కాబట్టి అందరం కూడా ఈక్వల్గా చూసుకొని పోతామని చెప్పారు. అరే ఇది ఎక్కడ అన్యాయం? ఇది ఈక్వల్ అంటే ఇదేనా? సరి సమానంగా చూస్తామంటే ఇదేనా? 3 లక్షలు మాకు పెట్టి 30 లక్షలు మీకు పెట్టుకోవడం ఇదేనా ఈక్వల్ అంటే? సరి అయిన న్యాయం చేయడం అంటే ఇదేనా అని చెప్పి ఈరోజు మేము పత్రికాముఖంగా అందరం కూడా క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నాం. దీని అర్థం మాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మేము మాత్రం ఊరుకునే లేదు, మా ప్రాణాలను అడ్డైనా చేసి కానీ మా ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా మేము ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏవైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు కానీ లేకుంటే ఎంఐ వాళ్ళు, ఇంకా వేరైతే వాళ్ళు ఏవైతే ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయో అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు ఓట్లు పడ్డాయి. మరి అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు పడ్డప్పుడు మరి అక్కడ ప్రజలు మళ్ళీ మీకు ఓటు వేసారు కదా, మన వాళ్ళ మీద కూడా మీకు ఇంత ప్రేమ లేదా? మరి వాళ్ళ మీద మీకు అభిమానం లేదా? అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ లేకుంటే ప్రతిపక్షాలు అనేసరికి మీరు ఇంత చిన్న చూపు చూసి అక్కడ ఫండ్ పెట్టకుండా అక్కడ మొత్తం దరిద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? ఈ మిగతా మాకు మాత్రం ఓటేస్తేనే మేము అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము, మీకు ఎట్లాంటి ఓటు హక్కు లేదు, లేకుంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు, ఇది ఒక రాజరికం పాలన, మాకు ఓటేస్తే మా ఇంపటి ఉంటేనే మిమ్మల్ని అందరూ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము, మీ సమస్యలను పట్టించుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పకనే చెప్తున్నారు. मजलिस के साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से अपील की कि वो बकरों की मुंतकली की इजाजत देने पुलिस को हिदायत दे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन कुर्बानी की अपील की, लेकिन जब बकरे बम्बई और दूसरे शहरों तक पहुंच ही नहीं पाए तो कुर्बानी का फरीजा किस तरह अदा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा ये पैगाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब श्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नाम है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अजहा बकरी ईद 1 अगस्त को होनी है, तो काफी लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग भी कर दी थी। आपने गाइडलाइंस इशू किया था कि अगर जानवर खरीदना है कुर्बानी के लिए तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तो काफी लोगों ने बुकिंग कर दी। अब काफी जानवर जो है वो ट्रक्स में भरकर आके रुक गए हैं महाराष्ट्र की बॉर्डर पर। महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही है। 2-3 दिनों से लगातार लोग परेशान हैं, हमको भी फोन किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है वीडियोस, वहां देखा जा रहा है कि ट्रक्स के अंदर बकरे भरे पड़े हैं। कल रात को वीडियो आया जिसमें दिखाया कि काफी बकरों की जानें चले गई, मर गए काफी बकरे। तो सर, इस तरह से तो काफी लोगों को नुकसान हो जाएगा। जिस किसान ने बकरों को पाला, ट्रांसपोर्ट करके यहां तक लाया और मार्केट में अब वो बेच नहीं सकता तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। और बकरा नहीं आने की वजह से यहां लोग कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। सर, जिन्होंने बुकिंग किया उनको नुकसान हो जाएगा। लिहाजा मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर से एक आदेश जारी करें कि जितने भी ट्रक्स महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बाहर से आए हुए हैं जिनमें ये जानवर हैं कुर्बानी के, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए।
इमीडिएटली लेकिन उनको अंदर आने की अनुमति दी जाए, वरना सर सबको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग वहां परेशान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, राज्य के लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप फौरी तौर से स्टेप्स लेंगे और इंश्योर करेंगे कि बकरों की मौत नहीं हो और वो कुर्बानी के लिए अपनी अपनी जगह महाराष्ट्र के अंदर आ जाए और सबके नुकसान से बच जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने औरंगाबाद में बैरूनी करेंसी के कारोबार करने वाले एक मुलजिम के 3 ठिकानों पर धावे करते हुए 62 लाख रुपए की नकद रकम और 7 किलो तलाई बार जब्त किए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 52,123 नए केसेस सामने आने के बाद कोविड-19 के मरीजों की तादाद 15,83,792 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 775 नई अमवात हुई हैं। इस तरह पूरे मुल्क में मरने वालों की तादाद 39,968 हो चुकी है। महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मरीजों की तादाद 4 लाख बताई जाती है। कुवैत की मजलिस वज़रा ने अपने शहरियों को 1 अगस्त से सफर की इजाजत देने का फैसला किया है। ताहम 7 ममालिक हिंदुस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान के शहरियों को कुवैत में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कबल कुवैत ने ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा और 20 ममालिक के लिए परवाजें रवाना होंगी। इनमें ओमान, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान, ओमान, कतर, अर्दुन और मिस्र के अलावा यूरोप के 6 ममालिक बरतानिया, तुर्की, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अजरबैजान शामिल हैं। दुनिया भर में जारी कोविड-19 के कहर से मुतासर होने वालों की तादाद अब 1,70,00,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस से जुमेरात की दोपहर तक मुतासर होने वालों की कुल तादाद 1,72,57,763 हो गई, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 6,65,480 बताई जाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप